हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स की कुछ डेट मेंशन हुई है हम लोगों को, और जुलाई और अगस्त का जो टाइम दिया हुआ है इसी के बीच जो है एग्ज़ाम होने का बताया है, डेट बताई है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है, बट जो भी आई है एनटीए के द्वारा हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उनके अनुसार ही चलेंगे। और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को 6 तारीख तक अपना सारा का सारा होल सिलेबस, अपने होल एमसीक्यूज़, ओवरऑल रिवीजन जो है वो कवर अप करनी है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 100 एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ 100 एमसीक्यूज़ जो है वो शेयर करूँगी। सबके आंसर्स भी जो है मैंने लिखे, ताकि आप लोगों को अगर पीडीएफ भी डाउनलोड करना हो तो आप वेबसाइट पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास उसमें आंसर भी रहेंगे, सो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो 100 क्वेश्चंस जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आए हैं। यस, क्लियर है सभी को? चलिए, सबका वेट भी कर लेते हैं ताकि सभी आ जाए, एंड देन हम अपनी क्लास को शुरू भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ और अलीगढ़। तो इसका आंसर है मेरठ। तो मेरठ में बोली जाती है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी से, ब्रह्मी लिपि से, नाग लिपि से या हिब्रू लिपि से। तो कौन सी लिपि से हुआ है? तो आपने बताना है ब्रह्मी लिपि से हुआ है। तो इसके आंसर्स भी साथ साथ लिखे हैं, क्योंकि हम लोगों को 100 एमसीक्यूज करने हैं। सो 100 एमसीक्यूज जो है इस तरीके से हमारे कवर अप हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय पूछ रहे हैं कि कहाँ पर है। तो वर्धा में, बेंगलोर में, हैदराबाद में या मद्रास में। तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मद्रास में। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचारण सभा का जो मुख्यालय है वो मद्रास में। और ये तो बार बार पूछ भी लेते हैं। अगला चौथा प्रश्न क्या है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो प ध्वनि का उच्चारण स्थान, प आप कहाँ से बोलते हैं? आप बोलकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। दंत्य है, ओष्ठ्य है, माधुर्य मूर्धन्य है या कंठ्य है? तो कौन सा है आपको बोलकर ही पता चल रहा है। तो ये है ओष्ठ्य, प है ना। प देखिए, आपका प बोलने से देखिए आपके जो ओष्ठ है वो बिल्कुल एक साथ जुड़ जा रहे हैं, प, ठीक है। अगला पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? ज्ञान मंजरी, हितोपदेश, भुवन दीपिका, 84 वैश्यों की वार्ता। तो ये 4 है हमारे पास। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 84 वैश्यों की वार्ता। छठा प्रश्न भी देख लेते हैं। इसका छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है हमारा, आल्हा खंड का रचयिता कौन है? आल्हा खंड का रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, जगनीक, निरपति नल्हा और उसके बाद अब्दुल रहमान। तो इसका आंसर है जगनीक। ये इसके करेक्ट आंसर है। हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न देखेंगे क्या है। सातवां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन जो है आलवार महिला संत है? ठीक है, इनमें से कौन सा आलवार महिला संत है? तो अंडाल, अक्का मासी, सहजोबाई, मीराबाई। तो इसका आंसर है आंडाल।
8वां प्रश्न है तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तुलसी कृत कृष्ण जो काव्य वह कौन सा है? कृष्णायन है, कृष्ण चरित्र है, कृष्ण चंद्रिका है, कृष्ण गीतावली है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है कृष्ण गीतावली। उसके बाद 9वां प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो ये तो सभी को पता है, प्रभु जी तुम चंदन और हम पानी, यह रैदास की पंक्तियां हैं। बाकी देखिए किसी की भी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न है इनमें से कौन जो है रीतिबद्ध नहीं है? तो कौन इसमें से रीतिबद्ध नहीं है? मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। तो इसका आंसर क्या है? घनानंद। 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न क्या है? कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, श्रीधर पाठक। तो इसका आंसर है श्रीधर पाठक। तभी मैंने आंसर लिखे ताकि आप लोगों को अगर पीडीएफ से आप लोग पढ़ना चाहे तो वहां से पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपके 100 क्वेश्चन भी जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में हमारे प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं उनमें रिपीटिशन में भी आए हैं। अगला 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां क्वेश्चन कहता है एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की। एक भारतीय आत्म नाम से कविता की रचना की किसने की है? मैथिली शरण गुप्त ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, सोहनलाल द्विवेदी ने। तो इसका आंसर है ठीक है, तो 12वें का आंसर देख लिया आपने, माखनलाल चतुर्वेदी। 13वें का आपका आएगा पहला सप्तक, 14वें का आएगा एक बूंद सहसा उछली और 15वें का आंसर है आपका एक पीली शाम। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद 16वां प्रश्न क्या है हमारा? प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो नई कविता का है, नकेंद्रवाद का है, अकविता का है, प्रयोगवाद का है। तो इसका आंसर आएगा आपका नकेनवाद। ठीक है, अगला प्रश्न है कटरा बी आरजू किसकी रचना है? कटरा बी आरजू किसकी रचना है? असगर ब्रजाहत का, गुल शेरखा शानी का, राही मासूम रजा का, अब्दुल बिस्मिल्ला का। तो ये चारों में से कौन सा है? तो आंसर दे रखा है यहाँ पर राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है हमारा नेपथ्य राग किस नाटक है? किसका नाटक है नेपथ्य राग? मीराकांत का, मृणाल पांडे का, त्रिपुरारी शर्मा का, कुसुम कुमार का। तो इसका आंसर है मीराकांत। उन्नीसवां प्रश्न है रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? दंडी, शिमेंद्र, वामन और अनदवर्धन ने। तो आपने आंसर देना है वामन ने इसे अर्थालंकार माना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्याकार हैं? रस सूत्र के व्याख्याकार कौन हैं? मम्मट, भट्टलोलट, बामहा, क्षेमेंद्र। तो इसका आंसर है भट्टलोलट। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। 20 प्रश्न हो गए हमारे। इक्कीसवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं में सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम लगाना है पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल, ये दे रखे हैं और आपको इनको सही अनुक्रम में लगाकर बताना है। तो इसका आंसर है स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी और कोर्ट मार्शल। ठीक है, मैं देख रही हूँ उसमें कि ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का अगर हम प्रकाशन वर्ष, क्योंकि उन्होंने रचनाओं के अनुसार कहा है ना, रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, रचनाओं के अनुसार अगर, चलो फिर भी बता देती हूँ, इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। स्कंदगुप्त की बात करूँ, स्कंदगुप्त का नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928 है। तो 28 इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद आता है पहला राजा। तो पहला राजा जो है वो जगदीश चंद्र माथुर है। ठीक है, पहला राजा के जो नाटककार हैं वो है जगदीश सिंह चंद्र माधव, 1969 में। उसके बाद आता है बकरी। ठीक है, फिर बकरी क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, ये उनका नाम है और उनके द्वारा प्रकाशन इसका 1974 में हुआ है। कितना? 1974। उसके बाद आता है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल जो है इसके निबंधकार कौन है? स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक इनका है और इनका प्रकाशन वर्ष 1991 का है। तो ये इसका सही अनुक्रम बता दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं। बाईसवां देखिए, बाईसवां क्या है? कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले आएगा यहाँ पर मुक्ति प्रसंग, फिर आएगा संसद से सड़क तक, फिर आएगा अपनी केवल धार, फिर चौथा आएगा आवाज़ भी एक जगह है। तो आवाज़ भी एक जगह है, उसके बाद आएगा ये। तो अगर ध्यान से देखिए तो मुक्ति प्रसंग जो है काव्य है और इसके कवि कौन है? राजकमल चौधरी। कौन है? ठीक है, तो मुक्ति प्रसंग है और इसके कवि कौन है? राजकमल चौधरी है। 1966 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। उसके बाद आता है काव्य संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक का यहाँ पे कवि कौन है? धूमिल है। फिर उसके बाद आता है अपनी केवल धार। अपनी केवल धार के कवि कौन है? अरुण कमल। उसके बाद है आवाज़ भी एक है। आवाज़ भी एक के जो लेखक है वो है मंगलेश्वर डबराल। तो इनका अलग अलग टाइम पीरियड है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछ लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तेईसवां प्रश्न क्या है? तेईसवां प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम बताना है कि क्या है। तो पानी के प्राचीर, जंगल जहाँ से शुरू होता है, फैला अंचल, लोक ऋण। तो इस तरीके का ये है। और सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर जो मेन आंसर है हमारा, वो आंसर ये है हमारा, जिसमें सबसे पहले आती है मीरा। ठीक है, मीरा जो है, मीरा आती है इसमें सबसे पहले। सॉरी, मीरा कह रही हूँ मैं, मिस्टेक होगी मुझसे। रेणु, मीरा नहीं, रेणु। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु का है ना मैला आंचल, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तो मैला आंचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है, तो उनके द्वारा है और इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको पता होगा, 1954 का प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद आता है हमारा पानी के प्रचार प्राचीर। पानी के प्राचीर जो है ये अपना मैला आंचल हमारा 1954 का था ना। तो पानी का प्राचीर जो है रामदरस मिश्र का है। ठीक है, रामदरस मिश्र का है 1961 में।
1961 में। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है भगवान के प्रति प्रेम अनुभूति को। तो भगवान के प्रति प्रेम अनुभूति को, ये इसके बाद तीसरा आता है। फिर आता है लोक की आनंदात्मक अनुभूति को। रुकिए, कुछ गलत हो गया यहाँ पे। हाँ, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे आप। सबसे पहले आएगा मैलांचल। ठीक है, मैलांचल का क्या है, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, 1954 में हुआ था इसका प्रकाशन वर्ष। उसके बाद आता है पानी के प्राचीर। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का है। ठीक है, रामदरस मिश्र का है। 1961 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। ठीक है, प्रकाशित हुआ था ये। उसके बाद आता है हमारा लोक ऋण। ठीक है, लोक ऋण आएगा। यस, हाँ, लोक ऋण आएगा। और इसके कवि कौन है, विवेकी राय। ठीक है, ध्यान रखेंगे विवेकी राय। और 1977 में इनका प्रकाशन वर्ष जो है वो बताया गया है। उसके बाद आता है जंगल जहाँ से शुरू होता है। तो जंगल जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर उसके जो अपने उपन्यासकार है वो है संजीव। ठीक है, जिन्होंने 2000 ईस्वी में किया था। तो संजीव जो है वहाँ पे काम करते। तो ये पूरा का पूरा आंसर है। अगला देखेंगे अब 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न हमारे पास क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम में लगाओ हंस, आलोचना, रविवार और सरस्वती। तो मेन इसका आंसर क्या है, सबसे पहले आएगा सरस्वती, फिर आएगा हंस, हंस के बाद आएगा आलोचना, आलोचना के बाद आएगा रविवार। तो सबसे पहले अगर हम हंस सरस्वती की बात करें तो इसके संपादक कौन है, सरस्वती के संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास व 4 अन्य। ठीक है, इसके संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास व 4 अन्य। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1900 ईस्वी। तो 1900 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हंस। हंस क्या है, प्रेमचंद। तो हंस के संपादक कौन है, प्रेमचंद है। और 1930 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो 1930 में ये आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास आलोचना। आलोचना जो है ये शिवदान सिंह चौहान की है। और 1951 का इनका समय पीरियड। तो 1951। उसके बाद आता है रविवार। रविवार के भी जो है यहाँ पर संपादक है वो है सुरेंद्र प्रताप सिंह। तो सुरेंद्र प्रताप सिंह जो है वो संपादक है। और 1966 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ। तो 1966। तो सभी देख लीजिए यहाँ पर कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे प्रश्न करने हैं। उसके बाद 25वां प्रश्न क्या है, 25वां प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा। तो कफन है, वापसी है, पुरस्कार है, राजा निर्वसिया है। तो ये सारे आपको पता होगा, इसको सही अनुक्रम में लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले आएगा पुरस्कार, उसके बाद आएगा कफन, कफन के बाद आएगा राजा निर्वसिया, फिर आएगा वापसी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर पुरस्कार की, तो पुरस्कार के कहानीकार कौन है, प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आता है कफन, कफन के यहाँ पर कौन है, प्रेमचंद। फिर उसके बाद आता है हमारा राजा निर्बसिया, राजा निर्बसिया के है कमलेश्वर। ठीक है, फिर उसके बाद है वापसी, वापसी उसके कौन है यहाँ पर, उषा प्रियव्रदा। तो उषा प्रियव्रदा है। और बाकी इनका समय पीरियड आप कर लीजिएगा कि बता दूँ, समय पीरियड कर लेंगे कि मैं बता दूँ। चलिए आगे चलते हैं अब। तो स्टूडेंट इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताती हूँ पुरस्कार का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1930। तो आपको याद रखना है 1930 है। उसके बाद आता है कफन, कफन का प्रकाशन वर्ष 1936 है। फिर आता है राजा निर्बसिया, राजा निर्बसिया जो है उसका प्रकाशन वर्ष 1956 है। उसके बाद आता है वापसी, वापसी की बात करें तो 1961 है। तो 1961। तो ये इसका सही अनुक्रम है और यही इसका सही जो है वर्ष भी है।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न में निम्नलिखित निबंधों की बात की जा रही है कि सही अनुक्रम कौन सा है। प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर, हिमालय, उसके बाद प्रिय नीलकंठी। तो ये इसका है और उत्तर आंसर भी यही है इसका। ठीक है, तो प्रबंध, अगर प्रतिमा की बात करें, प्रबंध प्रतिमा ललित निबंध है ये सारे के सारे। और एक जगह आपको याद होगा कि पूछा भी था कि ललित जो निबंध है वो किसका नहीं है या किसका है, इस तरीके का कुछ प्रश्न आया था। तो ललित निबंध के अंदर ही आता है, ये सारे चारों निबंध जो है वो ललित निबंध के अंदर आते हैं। और इन निबंध के निबंधकार कौन है, उनका नाम और प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्रबंध प्रतिमा। तो प्रबंध जो यहाँ पे प्रतिमा है उसके निबंधकार है निराला जी, और उन्होंने उसका प्रकाशन वर्ष 1940 का माना। तो ये वाला हमारा आ गया 1940। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा जो है प्रकाशित हुआ ये निबंध, और उसके बाद 1941 को हुआ। तो ये आपका 1941 में हुआ है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ठेले पर हिमालय। ठेले पे हिमालय निबंधकार महावीर भारती जो है वो है इसके निबंधकार, और इसका प्रकाशन वर्ष 1958 का है। तो 1958 का प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद आता है हमारा हिमालय। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे हिमालय। ये तो हो गया शायद ठेले पे हिमालय, ये हो गया लास्ट है हमारा प्रिया नीलकंठी। तो प्रिया नीलकंठी जो है ये किसके द्वारा रचित है, ये कुबेर नाथ के द्वारा रचित है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1969। तो 1969 का इसका प्रकाशन वर्ष है। तो दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चंस हमारे हो गए। कितने हो गए, 26 क्वेश्चंस हो गए। अब आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। सताईसवां प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम जो है वो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सही उत्तर क्या है, छायावाद आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा यहाँ पर हालावाद। तो छायावाद आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा हालावाद। हालावाद बाद के बाद आएगा यहाँ पे, हालावाद के बाद आएगा यहाँ पर प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के निकेतवाद। तो ये चारों के चारों यहाँ पे आ गए, छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद और निकेतवाद। उसके बाद 28वां प्रश्न हमारा, रामचरितमानस के खंडों का सही अनुक्रम क्या है। तो उस दिन भी मैंने बताया था। तो सबसे पहले आएगा आपका बाल्य खंड। ठीक है, बाल्य कांड आएगा, उसके बाद अयोध्या कांड, फिर उसके बाद आएगा आपका अरण्य कांड, फिर आएगा आपका किष्किंधा कांड। तो इस तरीके से आपको ये चारों कांड भी जो है पता होने चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो अवधी, ब्रज, मैथिली और खड़ी बोली। तो इसका आंसर क्या है, मैथिली। उसके बाद अगला प्रश्न देखोगे तो अगला प्रश्न में क्या है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। तो पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शूल, ईशा अल्लाह खां और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पर आपने बोलना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी। तो कब मिली थी, 19 सितंबर 1949 में थी, 14 सितंबर को। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये टिक कर लीजिए, 14 सितंबर 1949 में। अगला प्रश्न देखेंगे अब। उसके बाद चौथा प्रश्न क्या है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ध्वनि का उच्चारण दंत्य है, ओष्ठ्य है, तालव्य है या वत्सय। तो यहाँ पे तालव्य है, छ छ छ में देखिए त तालव्य ज़्यादा हिल रहा है। ठीक है, तो आपने बोलना है तालव्य। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, किन रचनाकारों को भाषा को सेधा भाषा कहा गया है। तो किन रचनाकारों ने भाषा को जो है संधा भाषा जो है कहा है। तो आपने बोलना है बोध।
बोध सिद्ध ने। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कौन सी कृति जायसी की है। तो कौन सी कृति जो है वो जायसी की है, तो आपने बोलना है कहावत। कहावत जो कृति है वो किसकी है, जायसी की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके बाद 7वां प्रश्न है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को। तो आपका आंसर होना चाहिए राहुल साकृत्यायन। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने ही आरंभिक काल को सिद्ध सामंतवाद जो है, सामंत जो है वो कहा, नाम दिया। अगला है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न हमारा है माधवाचार्य किस संप्रदाय के संपादक है। तो माधवाचार्य जो है वो किस संप्रदाय के जो है संस्थापक है, द्वैत के, अद्वैत के, शुद्धाद्वैत के या विशिष्टाद्वैत के। तो ये भी मैंने आपको बताया था, सबके नाम बताए थे किसके कौन जो है वो है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा द्वैत। तो द्वैत के जो है संपादक जो है वो रहे हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न क्या है, तुलसीदास की किस रचनाओं का संबंध ज्योतिष से है। तो किसका संबंध है, तो आपने बताना है इसका आंसर। रामज्ञा प्रश्न से। ठीक है, तो रामज्ञा प्रश्न जो है ज्योतिषी से है इसका संबंध। उसके बाद हमारा 10वां प्रश्न क्या कहता है। तो 10वां प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रीति सिद्ध कवि हैं। तो रीति सिद्ध कवि कौन से हैं, देव है, बिहारी है, मतीराम है या पद्माकर है। तो आपने इसका आंसर देना है बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला आ जाता है हमारे पास 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट, फिर आता है प्रेमधन, फिर उसके बाद आता है राधा कृष्ण दास। तो इसका आंसर आप लोगों ने बोलना है बाल मुकुंद। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, थोड़े बहुत ही रहते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हो गए हमारे। देखते हैं लेट्स सी कितने कवर अप होते हैं। मैं तो 100 क्वेश्चन लेकर आ रखी हूँ और पता चलेगा। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही, नींद आ रही है तो थोड़ा सा पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंटिन्यूसली भी नहीं कुछ किया जा सकता। चले करूँ कंटिन्यू आगे, तो चलो आगे चलते हैं। अब 12वां प्रश्न हमारा क्या कहता है यहाँ पर। बारहवां प्रश्न क्या कहता है हमारा, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के रचनाकार है। तो कौन है शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निरवाला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो आपका आंसर होना चाहिए जयशंकर प्रसाद। 13वां प्रश्न क्या है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि कोई ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये किसकी पंक्ति है, पंक्ति किसकी है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की, राम नरेश त्रिपाठी की, माखन लाल चतुर्वेदी की, फिर है सोहन लाल द्विवेदी की। तो आपका आंसर होना चाहिए बालकृष्ण शर्मा नवीन की। अगला 14वां प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से कौन जो है नकेनवादी रचनाकार नहीं है। तो नकेनवादी रचनाकार जो नहीं है उनका नाम बताना है। तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर करूँ इसको मैं, केदारनाथ सिंह। ठीक है, तो केदारनाथ सिंह जो है इसका आंसर आपका होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब 15वां प्रश्न क्या है हमारा, हरिजन गाथा किसकी रचना है। तो धूमिल की है, नागार्जुन की है। तो इसका आंसर होना चाहिए नागार्जुन।
उसके बाद 16वां प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सी रचना कृष्ण सोबती की है। तो कृष्ण सोबती की कौन सी रचना है, तो आपने बताना है जिंदगी नामा। उसके बाद 17वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है। ताजमहल का टेंडर जो है वो किसका नाटक है, तो आपने बताना है अजय शुक्ल। ठीक है, अजय शुक्ल जो है उनका जो है ये नाटक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा 18वां प्रश्न आ जाता है। 18वां प्रश्न क्या कहता है हमें, अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है। तो अनुमतिवाद की अवधारणा जो है वो किसकी है, तो आपने बताना है यहाँ पर शंकु। तो शंकु इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पर, अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है। तो अलंकारों को शोभा कारक जो धर्म है वे किसने माना है, तो बाम्हा ने, दंडी ने, मम्मट ने या फिर क्षेमेंद्र ने। तो आपका आंसर होना चाहिए दंडी ने। उसके बाद 20वां प्रश्न आ जाता है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य है। तो प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है, मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, फिर वल्लभाचार्य और फिर रूप गोस्वामी। तो आपका आंसर होना चाहिए वल्लभाचार्य। भक्ति के रस रूपी में प्रतिष्ठित करके करने वाले जो आचार्य थे वो वल्लभाचार्य थे। उसके बाद 21वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, उसके बाद आएगा प्रिय प्रवास। तो ये आपका सही जो है अनुकरण है। तो इसका आंसर भी यही है, आपको स्क्रीन में नजर आ ही रहा है आंसर। ठीक है, प्रकाशन वर्ष बताने हैं तो बता देती हूँ। आपको पता ही है, कीर्तिलता की अगर बात करूँ तो कीर्तिलता के रचनाकार कौन है यहाँ पर, विद्यापति। ठीक है, तो विद्यापति है, क्योंकि आपको पता है इसको हमने रचनाकार के अनुसार ही करना था। तो विद्यापति इसके रचनाकार है, जो किसके आते हैं, आदिकाल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे रामचरितमानस। रामचरितमानस की बात करूँ तो ये हमारे तुलसीदास हैं। और तुलसीदास कौन से काल में थे, बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कौन से काल में थे तुलसीदास। सोइए मत, बहुत क्वेश्चंस करने हैं आज, 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर आए रखी हूं मैं। तो इसका आंसर क्या होगा, रामचरितमानस तुलसीदास का, जो कि भक्ति काल के थे। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि ये भक्ति काल के थे। ठीक है, इनका आप कह सकते हो ये आदिकाल के थे। उसके बाद आता है रसराज। रसराज जो है ये आपका मतीराम के द्वारा लिखा गया और ये रीतिकाल के अंतर्गत आता है। उसके बाद आते हैं प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी काल का है, जो हरिओद ने लिखा है। तो ये इसका सही आंसर भी है, सही अनुक्रम भी है, और मैंने आपको इसको डिटेल में भी बता दिया। उसके बाद 22वां प्रश्न क्या है, 22वां, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम बताना है, तो इसका आंसर है आंसू। सबसे पहले आंसू आएगा, फिर ग्रंथि आएगा, फिर आएगा नए पत्ते, फिर आएगा आपका ठंडा लोहा। तो ये जो अनुक्रम है वो बिल्कुल सही जो है बैठता है। आपको पता ही, ये ग्रंथि जो है इसके कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत है। और 1920 में जो है उन्होंने ये प्रकाशित किया था, 1920 में प्रकाशित किया था। उसके बाद अगर हम, मुझे लगता है सबसे पहले ग्रंथि आना चाहिए था, ये इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। अब सबसे पहले तो किसी वाले में भी नहीं है, तो मुझे लगता था ये वाला यहाँ आना चाहिए और ये वाला यहाँ आना चाहिए। सबसे पहले ग्रंथि आना चाहिए, मुझे लगता है ये यहाँ होना चाहिए था स्टूडेंट्स, और ये यहाँ होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ग्रंथि का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1920 का है। ग्रंथि का प्रकाशन वर्ष 1920 का है, और इसका प्रकाशन वर्ष आंसू जो है इसका ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी का था, और 1925 में इसका प्रकाशन वर्ष है, 1925।
और उसके बाद आते हैं हमारे पास नए पत्ते निराला जी के थे 1946 में, जिसका प्रकाशन हुआ, तो 1946। उसके बाद आता है हमारे पास ठंडा लोहा, जिसके कवि कौन है, धर्मवीर भारती, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1952। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। समझ आ गया आप लोगों को? चलिए अगले प्रश्न की ओर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, तेईसवां प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो झूठा सच, राग दरबारी, चंद्रकांता और गोदान। तो इसका सही अनुक्रम है, यहाँ पर आप सीधा ही अनुक्रम आंसर बोलूँगी सीधा ही। सबसे पहले आएगा चंद्रकांता, ठीक है, चंद्रकांता के बाद आएगा गोदान, ठीक है। तो चंद्रकांता जो है क्योंकि उन्होंने बोला कि सही अनुक्रम में लगाए से उपन्यासों को, तो सही अनुक्रम में लगाएंगे तो उनका प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। और उनका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष जो है 1891 का है। उसके बाद अगर हम 1891 का है। उसके बाद अगर हम गोदान की बात करें तो गोदान जो है 1932 में वो हुआ था, 32 में कि 36 में, 36 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है हमारे पास झूठा सच जो है वो यशपाल का है, और ये इसका प्रकाशन वर्ष 1958 से 60 के बीच में मानते हैं, 58 से 60 के बीच मानते हैं। उसके बाद आता है राग दरबारी जो है वो आपको पता ही है श्री लाल शुक्ल का है, और 1969 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था, 1969। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब। उसके बाद स्टूडेंट 24वां प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है। चौबीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नाटक का सही अनुक्रम है, सबसे पहले आएगा विद्या सुंदर, फिर आएगा ध्रुव स्वामिनी, उसके बाद आएगा आधे अधूरे, फिर आएगा राम की लड़ाई। तो ये इसका सही अनुक्रम है, ठीक है। और विद्या सुंदर सागर इसका प्रकाशन वर्ष 1968 का है, ठीक है। और उसके बाद आता है ध्रुव स्वामिनी आपको पता है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, 1933। आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा रचित है, 1969 का। और राम की लड़ाई वो लक्ष्मी नारायण लाल का है, 1979, ठीक है। तो 1979 का इसका वो है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 25वां प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है, और इसका सही अनुक्रम है मतवाला, फिर हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान, फिर पूर्व ग्रह, फिर आएगा कथा देश, ठीक है। तो ये इसका सही अनुक्रम है, बताने की आवश्यकता है। अब आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आपको इसी तरीके से सारे एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट करने हैं। 26वां प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम में लगाओ, सबसे पहले उसने कहा है, उसके बाद आएगा शरणागत, उसके बाद आएगा तीसरी कसम के बाद आएगा तिरिच, ठीक है। तो ये इसका सही अनुक्रम है। चलिए अगले पे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। सताईसवां प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तो निबंधों का सही अनुक्रम बताना है, तो पहले आएगा चिंतामणि, फिर आएगा अशोक के फूल, फिर आएगा चितवन की छाप, फिर आएगा रस आखेटक। चिंतामणि, अशोक के फूल,
चितवन की छा, फिर आएगा रस आखेटक। कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को? चिंतामणि आपको पता ही है, चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध है। उसके बाद आता है हमारे अशोक के फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया निबंध है। चितवन की छा जो है वो विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखी है। फिर है रस आखेटक जो कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया है। अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम बताना था, तो इसका सही अनुक्रम आएगा ये वाला। सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर रचनावाद। ठीक है, रचनावाद जिसको हम स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म। तो रचनावाद जिसके प्रवक्तक जो है वीको माने जाते हैं। कौन है इसके प्रवक्तक? वीको। ठीक है, तो वीको माने जाते हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 1725 का प्रकाशन वर्ष माना जाता है रचनावाद का। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पर यथार्थवाद। यथार्थवाद को अपना रियलिज्म कहते हैं, रियलिज्म। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन मैं प्रवक्तक बोलूँ तो प्रवक्तक इसके वालजॉक थे जो फ्रांस से थे, और जॉर्ज एलियट जो ब्रिटेन से थे, और 19वीं सदी के एक और थे हॉवेल जो अमेरिका से थे। ठीक है, और 19वीं सदी जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है। उसके बाद आते हैं अस्तित्ववाद जिसको हम एग्जिस्टेंशियलिज्म भी कहते हैं, और इसके जो प्रवक्तक थे वो सोरेन किरकेगार्ड थे, और ये काफ़ी बार पूछा गया है। और उनका जो समय वर्ष था वो 1913 से लेके 55 तक के बीच के था। तो 1830 से लेके 55 तक के बीच का समय पीरियड था उनका। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे मनोविश्लेषणवाद जिसको साइक्लोनिज्म भी कहते हैं। ये फ्राइड के द्वारा था, और 1856 से लेके इनका पीरियड 1856 से 1939 माना जाता है। तो ये है इसका पूरा का पूरा सही अनुक्रम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो कब से माना जा सकता है ये आप बताएंगे। तो इसका आंसर है जो प्राकृत का अंतिम अपभ्रंश अवस्था है वहां से इसका जो है प्राकट्य जो है वो माना जाता है। थोड़ा पास कर लेती हूँ इसको मैं। तो प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से जो है माना जाता है। प्रश्न कहाँ रह गया? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के महाकवि ये तो सभी को पता ही है, स्वयंभू थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है हमारा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य अपना पृथ्वीराज रासो है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, आल्हा खंड जो है वो किसका है? तो वो आपका जगनी का है। और ये क्वेश्चन पीछे रिपीट भी हो गया, तो आप लोगों को पता चल रहा है ना, बार बार रिपीटिशन में भी आ जाते हैं प्रश्न। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखेंगे, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं दिया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं दिया? तो आपने बताना है डॉक्टर नागेंद्र। तो डॉक्टर नागेंद्र इसका आंसर जो है वो होना चाहिए। डॉक्टर नागेंद्र की बात करूं तो डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, ठीक है, जो छठे से लेके 10वें भाग का जो संपादन है वो किया है। मतलब लिखने में नहीं किया, वैसे संपादन किया। जबकि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है 1914 में, और लक्ष्मी सागर जो वैष्णव हैं उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लिखा है। और बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है वो 1996 में जो है नाम से साहित्य का इतिहास जो है वो लिखा है। तो ये सारे अलग अलग है, उनके अनुसार लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, 12 बरस लो कुकर जीवे उरु तेरी लो जियो सियार,
बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्तियाँ किस रासो काव्य की है? तो खुमान रासो की है, पृथ्वीराज रासो की है, हमीर रासो की है या परमाल रासो की है। तो यहाँ पे 4 रासो दे रखे हैं और आपने इसका आंसर बताना है। ये परमाल रासो से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या कहता है? इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो आपने आंसर देना है यहाँ पे बुंदेली जो है वो राजस्थान की बोली नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 8वां प्रश्न, क्रम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? तो क्रम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? अर्ध तत्सम से, ऋण अनुभव से या तद्भव से? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका तद्भव। ठीक है, तो तद्भव से कर्म शब्द की व्युत्पत्ति हुई है या मानी जाती है। उसके बाद 9वां प्रश्न है आपका, स्वाभाविक स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? तो आपने बोलना है दोनों में ही स्व और सु का जो है दोनों का मिलाप है। तो स्वयं, स्वाभाविक, स्वागत और स्वाभाविक जो है इसमें स्वाभाविक में स्व और स्वागत में सु का जो है वर्णित हो रहा है। तो यहाँ पर आपको उसका आंसर सी जो है बोलना है। उसके बाद 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो आपने आंसर देना है समाचार सुधा वर्षण। ठीक है, समाचार सुधा वर्षण। तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद 11वां प्रश्न है हमारा, अमी हलाहल मद भरे सेत साम रतनार जियत मरत झूकी झूकी परत जेही चितवन एक बार। इस काव्य पंक्ति के कवि कौन है? बिहारी, रसलीन, घनानंद और मतीराम। तो इसका आंसर है रसलीन। उसके बाद अगला 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखा? देव पद्माकर भूषण और बिहारी। तो इसका आंसर होगा बिहारी ने जो है लक्षणा ग्रंथ जो है वो नहीं लिखा। अगला 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न है हमारा 12वें नायिका भेद का रचनाकार कौन है? 12वें नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो आपने आंसर देना है रहीम है। 14वां प्रश्न, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो वैष्णव भक्ति का आचार्य जो नहीं है वो है शंकराचार्य। उसके बाद 15वां प्रश्न हमारा यहाँ पर आ जाता है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। तो ये इसका सही अनुक्रम है। उसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोलहवां प्रश्न देखेंगे क्या है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पे अलग अलग देर का भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है इसका बता रखा है और इसका सही उत्तर क्या होगा? अपना बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद 17वां जो है प्रश्न क्या है हमारे पास? प्रसादकृत प्रलय की छाया की विष्णु विषय वस्तु के केंद्र में है, तो क्या है? तो महाराणा प्रताप का प्रभाव है, पद्मिनी की अग्निदाह है, जल प्रवाह है, रानी कमलावती का पश्चाताप है। तो आपने बोलना है रानी कमलावती का पश्चाताप है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? रात का रिपोर्टर, विषाद, मठ, पचयंती, अजय की डायरी। तो इसका आंसर होगा पचयंती। अगला 9वां प्रश्न हमारा क्या है? 19वां प्रश्न सच क्या है हमारा? तो शीलवती सुरेंद्र वर्मा के नाम के नाटक की पात्रा है। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के
नाटक की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सूर्य की अंतिम किरणों से सूर्य की पहली किरण तक। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा है? तो सूर्य के अंतिम किरण और से सूर्य और पहली किरण तक। अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न, प्रयोगवाद के को बैठे ठोले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, शिवदान सिंह चौहान ने, नामवर सिंह ने। तो इसका आंसर आएगा नंद दुलारे वाजपेयी। बीस क्वेश्चन हो चुके हैं अब इसके भी हमारे, और इससे पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए अब आगे चलते वाले क्वेश्चन ये वाले आप खुद करेंगे, मैं आंसर बता दूं उन सबके। तो 21वें का आंसर है हमारा बी। मैं देखती हूँ अभी कितने क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। ज्यादा नहीं है, अब कम ही क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। चलिए कर ही लेते हैं, क्योंकि अब हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, 100 क्वेश्चन हमारे होने ही वाले हैं जस्ट। चलिए, असेशन और रीज़न दे रखा है। स्थापना में, असेशन में क्या दे रखा है? थोड़ा सा इसको क्लोज कर लूँ मैं, ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। स्थापना में दे रखा है, कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। तर्क दिया, क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रशस्त लोगों का समन्वय है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका दूसरा वाला, कि ए और आर दोनों ही सही है, कि कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधी संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक समाज के जो भाव होता है वो प्रतिष्ठित करती है, और आत्म और प्रशस्त लोगों में समन्वय लाती है। अगला, बाईसवां प्रश्न है हमारे यहाँ पे, काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र्य, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबरों से मुक्त होना चाहिए। तर्क क्या दिया कि अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो ए और आर दोनों ही गलत है, तो दोनों ही गलत है। ठीक है, आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। तेईसवां प्रश्न हमारा क्या है? मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं। मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं, और तर्क क्या दे रखा है? इसलिए मिथक को ही विकासशील माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 23वें का करेक्ट आंसर है हमारा डी। ए और आर दोनों ही सही बात बोली है। उसके बाद 24वां प्रश्न है हमारा, तुलसी के मत में, तुलसी का मत है नीचे दे रखा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित्र, सुनी मुनि मन भ्रम होई। तो ये पंक्तियां दे रखी है, और नीचे तर्क देखा, क्योंकि सगुण सकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही है। आगे चलते हैं। उसके बाद 25वां प्रश्न हमारा क्या है? 25वां प्रश्न है, प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। और तर्क क्या दे रखा है? तर्क दे रखा है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। तो ए गलत है और आर सही है। तो ए बिल्कुल गलत है और ए गलत है, और आर आपका सही है। तो इसका आंसर ये है। 26वां प्रश्न क्या है? अनुभव के प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। तर्क क्या दिया गया? क्योंकि साहित्यकार वर्ग
चेतना से प्रतिबंध होता है। तो इसका आंसर आएगा ए और आर दोनों ही सही है। आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न है यहाँ पर, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क देखा, क्योंकि प्रेक्षक नाटक से अघात रस का अनुभव करता है। तो इसका आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही। कल क्लास नहीं हुई थी स्टूडेंट हमारी, और आज हमारी थोड़ी सी और क्लास होगी लंबी, क्योंकि मुझे 100 क्वेश्चन करवाने हैं। तो अगर हमारे 10 मिनट्स भी और एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही है कि विश्व में विश्वात्मा की जो अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की होती है, और प्रेक्षक नाटक से अघात रस का अनुभव करता है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम संगत है। तो यहाँ पर हमें बताना है युगम संगम कौन सा है। तो विषाद मठ दे रखा है और इसका भी दे रखा है। तो इसका मेन आंसर है यहाँ पर आपका आएगा अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य का निर्मल वर्मा है, बाकी सारे यहाँ पर रॉन्ग दे रखे हैं। अंतिम अरण्य जो है हमारा 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हैं इसे, 2000 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुआ था। ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है हमारा 29 वाला प्रश्न देखेंगे आप, 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है। तो असंगत बताना है, तो यहाँ पे तिरस्कृत जो है ये वाला हमारा असंगत है, ठीक है। इसमें मोहनदास नैमिष राय जो है वो लिखा गया है, ठीक है। तो 2002 में प्रकाशित हुआ था तिरस्कृत, और इसके जो मतलब वो थे संपादक थे वो थे सूरजपाल चौहान, ठीक है। सूरजपाल चौहान जो है उनके द्वारा ये किया गया था। तो ये गलत दे रखा है, बाकी सारे सही है। तो बाकी सारे भी आप पढ़ सकते हैं। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि हाथ से, तो बाकी सारे ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा, तो इसका आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा युगम संगत है। तो संगत कौन सा है, आहा वेदना मिली विदाई। आहा वेदना मिली विदाई जो कि किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 31 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है, तो सही अनुक्रम है, सबसे पहले आएगा निर्मला, फिर आएगा चित्रलेखा, फिर आएगा सन्यासी, फिर आएगा ना आने वाला कल, ठीक है। तो ये इसका सही अनुक्रम है जो आप लोगों को पता होना चाहिए 31 का। तो निर्मला आपको पता है इसके उपन्यासकार प्रेमचंद है, और 1927 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जो है इसके उपन्यासकार हैं, और 1934 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था, 1934 में। उसके बाद आते हैं सन्यासी जो है इलाचंद्र जोशी इसके उपन्यासकार हैं, और 1940 में इसका जो है प्रकाशन हुआ, तो 1940 में। उसके बाद ना आने वाला कल जो है ये प्रकाशन जो है इसका 1968 में हुआ था मोहन राकेश के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। थर्टी 32 वाला प्रश्न देखेंगे क्या है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो कालक्रम की दृष्टि से बताना है कहानियों का अनुक्रम क्या है। तो इसका है, पहले आएगा इंदुमती, फिर आएगा मिठाई वाला, फिर आएगा वापसी, फिर आएगा यशगान। तो ये इसका सही अनुक्रम है। तो इंदुमती आपको पता ही है, इंदुमती जो हमारी कहानी है, ये सारी कहानियाँ की बात कर रहे हैं तो कहानियाँ हैं, और इसके कहानीकार कौन है इंदुमती के, किशोरी लाल गोस्वामी जी है। तो 1900 ईस्वी आप इसका लगाकर चल सकते हैं कि 1900 ईस्वी में हुआ था,
उसके बाद आता है मिठाई वाला। मिठाई वाला जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था, ये उनकी कहानी थी। और इसका जो है 1942 में ये जो है प्रकाशित हुई थी। उसके बाद वापसी। वापसी उषा की थी, उषा प्रियवदा की, वदा की, प्रियवदा की, और 1961 में इसका हुआ था, तो 1961। उसके बाद आता है हमारा यशगान। यशकाल जो है वो अखिलेश की थी और 1997 में, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1997 है। तो ये इस तरीके से आपको याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब 33 वाला प्रश्न। अब 33 वाला प्रश्न भी देख लेते हैं क्या है इसमें। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम बताया है, यस, इसका आंसर है बी। बी में क्या दे रखा है आपका? हिंदी प्रदीप दे रखा है सबसे पहले, हिंदी प्रदीप, फिर दे रखा है सुधा, फिर दे रखा है रूपाम, रूपाम्ब, और उसके बाद दे रखा है कृति। तो अगर हम हिंदी प्रदीप की बात करें तो हिंदी प्रदीप का क्योंकि कालक्रम के अनुसार बोला तो 1877 का है इसका हिंदी प्रदीप का, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास सुधा। सुधा जो है इसके प्रकाशन जो है 1929 में हुआ था, और इसके प्रकाशन जो संपादक थे वो दुलारे लाल थे, ठीक है, दुलारे लाल थे। उसके बाद रूपाम्ब जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1938 का है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1938 का है। और जो है इसके संपादक पंत है, ठीक है, सुमित्रानंद पंत। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे कृति। कृति जो है इसके आपके 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था नरेश मेहता के द्वारा। तो ये इसका सही आंसर है। आप लोगों को इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है ताकि आपको पता रहे। चलिए आगे। उसके बाद आता है 34 वाला प्रश्न। कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम बताना है, तो इसका सही अनुक्रम दे रखा है अंधा कुआं, उसके बाद आता है मादा कैक्टस, फिर आता है कालंकी, फिर आएगा बलराम की तीर्थ यात्रा। तो यहाँ पर है अंधा कुआं। अंधा कुआं का प्रकाशन वर्ष 1955 का है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1955। फिर मादा कैक्टस की 1959, इसका 59 का है। फिर उसके बाद आता है हमारा 69 कलंकी, फिर बलराम की तीर्थ यात्रा आपकी 83। तो ये इसका सही अनुक्रम है, तो आपको लोग याद कर लीजिएगा 1955, 1959, 1969, 1983। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। अब सिर्फ हमारी गिनती के 10 प्रश्न रह गए, हमने 90 प्रश्न कर लिए हैं, तो 90 क्वेश्चंस हमारे कवर अप हो चुके हैं, 9090। ओके, तो स्टूडेंट 90 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, और अब हमारे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस रह गए हैं। तो 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। तो पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया था? तो इसका आएगा आपका अष्टध्यायी, ठीक है, तो अष्टध्यायी के द्वारा ही इन्होंने एकरूपता देने का निश्चय किया था, पहले का आंसर है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो प्रथम, ये तो सबको पता है, गासुदेव तासी जो है इसके प्रथम लेखक रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वीर रस में अपनी डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा चौथा प्रश्न, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या होती है? तो नायिका का भेद होता है विषय वस्तु इसकी। उसके बाद पांचवा प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो प्रथम कवि जो है वो कुतुम्बन को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, जे हाल मिस्की
मकुन तगाफुल नैना बनाए बतिया, पंक्ति किसकी है ये? तो आपने बोलना है अमीर खुसरो की है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसे। जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल नैना बनाए बतिया। ठीक है, अगला है हमारा 7वां प्रश्न। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो आपने बताना है मालवाड़ी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न हमारा, शब्द रचना में किसकी योगदान नहीं होता? तो किसका योगदान शब्द में नहीं होता? तो आपने ये बोलना है पद का योगदान शब्द में नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अंतिम 2 प्रश्न रह गए हैं, वो कर लेते हैं फटाफट हम लोग। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द के रूप साधन प्रत्यय है? तो रूप साधन प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें आएगा लड़के। और फिर अंतिम हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कहाँ से प्रकाशित होती है जो कल्पना पत्रिका है हमारी? तो आपने बताना है हैदराबाद। तो ऑल हमारे 100 क्वेश्चंस जो है मैंने कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। तो 100 क्वेश्चन का जो टारगेट था स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो गया है और मैंने आपको 100 क्वेश्चंस टोटल करवा दिए हैं। ठीक है, तो इनको अब 100 क्वेश्चन को रीड करो, आंसर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, PDF में ही होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब पढ़ते। चलिए ठीक है, 100 क्वेश्चन हमारे कवर अप हो गए हैं। अब बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे। मिलते हैं अगली क्लास में। तो जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और मुझे राधे ज्योति मेरी ID है, फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।